मैं हूं गुप्त कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है हम बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में हमने इससे पहले पढ़ा था संघीय कार्यपालिका के बारे में। संघीय कार्यपालिका का टॉपिक है वो पूरा हो गया है और उसके अलग अलग पार्ट से आप देख सकते हैं। उसके अभी जो आज पढ़ना है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं संघीय व्यवस्थापिका। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? संघीय व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका में आज संसद को हम यहाँ पे टीच करेंगे और समझेंगे। तो देखिए संघीय, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संघीय व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका में आप ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अनुच्छेद 79 की हम बात करें तो संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 79 के अनुसार ये एक बात कही गई है कि संघीय व्यवस्थापिका की हम बात करें तो संघीय व्यवस्थापिका के अंदर हम जब बात करें तो व्यवस्थापिका में अनुच्छेद 79 से स्टार्ट ये होता है और संघ के लिए एक संसद होगी, ऐसा कहा गया है। संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है ना। संघ के लिए एक संसद होगी यानी एक देश के लिए संघीय व्यवस्था के लिए एक संसद होगी। जो संघ के लिए संसद यानी संसद का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है और होगी जो किन से मिलकर बनेगी? जो राष्ट्रपति एवं दो सदनों। अब दो सदन कौन कौन से हैं? तो दो सदन आपको पता ही है, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी संघ के लिए एक संसद होगी जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया और संसद में कौन कौन होगा? तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होगा। ये अनुच्छेद 79 में कहा गया और ये आपको सबको मतलब याद रखना है कि अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? भारत में संसद की व्यवस्था के बारे में। अब आगे देखिए भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति क्या है? यानी भारतीय संसद की संविधान में क्या स्थिति यानी किस तरह से उसका भूमिका या रोल है, तो वो हमें देखना है। तो ध्यान रखना है संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है ना। यानी ये संप्रभुता की भाई क्या स्थिति है संसद की? तो संसद है वह क्या किस तरह से संप्रभु है, संप्रभु, ठीक है ना। यानी क्या वास्तव में संसद संप्रभु है यानी शक्तिशाली है? यानी इस संसदीय व्यवस्था मतलब संविधान के द्वारा जो संसद को रूप दिया गया है तो संसद क्या संप्रभु है यानी सर्वशक्तिशाली है या नहीं? तो इसीलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है संघीय संप्रभुता। यानी ब्रिटेन में संघीय संप्रभुता को बहुत महत्व दिया गया है और इसमें उन्हीं के विचार में सर एडवर्ड कोक ने एक मत दिया है कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं बंधी जा सकती है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना। सर एडवर्ड कोक ने कहा कि संसद की जो भूमिका के आधार पर हम देखें तो इसका कार्य क्षेत्र विस्तार इतना है मतलब महत्वपूर्ण बढ़ जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इस तरह से संसद है वो एक तरह से संप्रभु है। भारत में भी संविधान के द्वारा संसद को संप्रभु बनाने का महत्वपूर्ण अलग अलग एक्ट के आर्टिकल के द्वारा इनको संप्रभुता का जो दायित्व है, जो रोल है, जो कार्य करने का वो दिया है। फिर यहाँ ध्यान रखें डी लॉम ने तो ब्रिटिश संसद के बारे में यहाँ तक कहा था कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। बहुत ही एकदम कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट बात है और ये एग्जाम में कहीं आती है और ये ब्रिटिश संसद के बारे में कहा है। तो ध्यान रखना कि डी लॉम ने ब्रिटिश संसद के बारे में कहा।
बारे में कहा है, ब्रिटिश संसद के बारे में कहा है कि अब क्या कहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि संसद सभी कुछ कर सकती है। यानी ब्रिटिश जो संसद है तो संसद सब कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, करती है बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। यानी जो हम यहाँ पे बात करें, डी लॉम ने ब्रिटिश संसद के पावर के बारे में तो यहाँ तक क्या डाला कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, सिवाय कि स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। इसका मतलब वो लगभग सब काम है वो संसद के पास है, यानी सब अधिकार। तो इस तरह से हम ये बात करें कि क्या स्थिति है, तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत संसद में ये क्या व्यवस्था दी गई कि संसद है वो संप्रभु है, शक्तिशाली से है, वो उसका अस्तित्व है। तो इसी तरह ब्रिटिश संसद को कानूनी रूप से जो असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं उसे ही संसदीय संप्रभुता कहते हैं। यानी ये जो ब्रिटिश संसद को जो पावर है, जिस तरह की हमने चर्चा की, यही संसदीय संप्रभुता कहलाती है। यानी इन पावर की जो बात करें तो वही हमारे पास यहाँ पे हम इसको समझें, यानी संसद के बाद जो पावर होता है जिस तरह का असीमित, इसको ही संसदीय संप्रभुता कहते हैं, संसदीय संप्रभुता कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इसी तरह संसद को कुछ चाहे जिस रूप में चाहे, यानी संसद जो कुछ चाहे जिस किसी भी रूप में चाहे विधि निर्माण कर सकती है, जैसा चाहे वो विधि को अपने अकॉर्डिंग बदल सकती है, निर्माण कर सकती है। और ब्रिटिश संसद को भी विधि स्वीकृत करेगी, वह देश का कानून बनाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपने यहाँ पे देखेंगे भारतीय संसद के बारे में। तो भारतीय संसद में दो प्रमुख सदन है इसके, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके बारे में देखिए, भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था नहीं। अब यहाँ पे भारतीय संसद के बारे में पूरी तरह से संप्रभु नहीं है, यानी कुछ इस पर नियंत्रण है, क्योंकि पूरी तरह से संप्रभु बना रहे तो वो तानाशाह हो सकती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक ये पॉइंट नेक्स्ट आ जाता है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है वो तो आपको पता ही है कहाँ से अपनाई गई है, ब्रिटेन से अपनाई गई है। लेकिन उनकी तरह हमारी संसद को पूर्ण तरह से पूरी स्वतंत्रता, मतलब पूरी तरह से अधिकार नहीं है। तो इसलिए भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था नहीं, भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था नहीं है। तो इसके बारे में क्या क्या तर्क है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। भारतीय संसद एक संप्रभु नहीं है, ठीक है ना। भारतीय संसद एक संप्रभु यानी पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं है, ऐसा नहीं कि इस पर कोई नियंत्रण रखने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि भारतीय संसद एक संप्रभु नहीं है। संसद की प्रभुसत्ता की सीमाएं क्या है तो हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अब हमें देखना है कि भाई संसद की संप्रभुता की लिमिट कितनी है, ठीक है ना। तो लिमिट के बारे में हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा ने के सामने महत्वपूर्ण विषय ये था कि हमें ब्रिटेन की जैसी संसद को तरीके को अपनाएं, लेकिन अमेरिका की जैसी व्यवस्था को भी अपनाना जरूरी है। तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के अनुसार संसद किसी भी विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। संसद द्वारा निर्मित कानून को कोई या किसी भी सत्ता के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, इतना ये पावर होता है संसद को। और दूसरी ओर अमेरिका की कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था नहीं है, यानी संघात्मक व्यवस्था और लिखित कठोर संविधान के कारण अमेरिकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में दोनों ही विशेषता अपनाई गई है, ब्रिटिश की संसदीय और अमेरिका की कांग्रेस की व्यवस्था, दोनों का एक मिला जुला रूप है। तो इसलिए डॉक्टर बसु ने कहा है कि भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत व इंग्लैंड के संसदीय प्रभुत्व के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिमिट क्या है कि भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय संसद है, इसमें कुछ विशेषता ब्रिटिश की भी है संसदीय व्यवस्था में और कुछ क्या है अमेरिका भी की है। तो इस तरह से भारतीय जो संसद है, भारत की संसद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें
संसद को पूरी तरह से निरंकुश से नहीं रखा गया है, ठीक है ना, इसमें कुछ अंकुश है। तो इसी तरह से ये अलग अलग विद्वानों ने अपनी बात कही है। तो अब भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्न सीमा है, यानी कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है, क्या लिमिट होनी चाहिए, तो उसके बारे में जो टॉपिक है हम कंटिन्यू कल इसको एंड टू एंड पूरा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको बस आज का थोड़ा सा ही इंट्रो हो गया था इस वीडियो का, कि आपको अब कार्यपालिका का हो गया टॉपिक। तो संघीय व्यवस्थापिका के बारे में ध्यान रखना है कि संसद, तो भारतीय संविधान में संसद का वर्णन है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। और इसके अलावा इसमें ये कहा गया था कि ये राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि क्या भारतीय संसद ब्रिटेन के जैसी है, जिसको पूरी तरह से पूरा अधिकार होता है, कोई भी कानून बना दे तो उसकी कानूनी व्यवस्था को कुछ क्या कहते हैं चुनौती नहीं दे सकता, ऐसा है ब्रिटिश संसद की। लेकिन अमेरिका के कांग्रेस है वो संसद के समान ही है, तो उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी गई है, वह नियंत्रण कुछ अनुकूल व्यवस्थाओं के अनुकूल काम करती है। तो इसलिए भारतीय संसद कैसी है, ब्रिटिश के विचार भी और अमेरिका की, यानी पूरी तरह से निरंकुश नहीं रखा गया है, उस पर अंकुश यानी कुछ सीमाएं हैं। तो अब संसद की संप्रभुता पर क्या सीमा है, इसके बारे में आपको कंटिन्यू बने रहना इस चैनल पे। हम कल इसको बड़े अच्छे से और विस्तार से समझेंगे कि क्या संसद की संप्रभुता के ऊपर सीमाएं लिमिट हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए अब हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को आगे से आगे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।